नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों तो देखिए बच्चों, हमने क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। दोस्तों हमने इसमें पर परागण तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो ये है दोस्तों कि पराग स्त्री केसर, ठीक है ना, यानी कि अंडक की जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जब हमारे पराग कण दोस्तों स्त्री केसर यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं। आज इन सब के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक वर्तिका यानी दोस्तों मादा जननांग का चित्र है दोस्तों। इसमें ही दोस्तों हम पढ़ेंगे स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग को ही बोलते हैं दोस्तों, यानी कि अंडक को बोलते हैं बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं कि दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो ये वर्तिकाग्र होती है दोस्तों हमारी, ठीक है ना, तो वर्तिकाग्र पर दोस्तों पराग कणों के पहुंचने यानी कि अव्यवस्थित, ठीक है ना भाई, पराग कणों के पहुंचने, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों इधर पराग कण, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पराग कणों के पहुंचने से लेकर, ठीक है ना, जब ये पराग कण यहां पहुंच जाते हैं तो इसके बाद जो ये क्रिया करके अंकुरित होकर ये पराग नलिका का निर्माण करके दोस्तों वर्तिकाग्र अंडाशय और बीजांड द्वार से होते हुए दोस्तों अंड कोशिका तक ये पहुंच जाती है। ओके, तो इसी क्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं हम दोस्तों, पारस्परिक क्रिया बोलते हैं। किसमें? अंडक यानी कि स्त्री केसर में। ओके बच्चों, और देखिए दोस्तों यह एक गतिक प्रक्रम है दोस्तों। कैसा है हमारा? गति प्रक्रम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पराग कणों की पहचान के साथ साथ दोस्तों सबसे पहले तो जो ये पराग कण है इसकी पहचान करते हैं। ओके, कौन करती है बच्चों पहचान? ये स्त्री केसर यानी कि वर्तिका करती है, वर्तिकाग्र करती है। पहचान के साथ साथ पराग कणों के दोस्तों, ये जो हमारा पराग कण है, पराग कण, ठीक है ना, इसकी प्रोन्नति व अवनति दोस्तों, अवनति भी शामिल है। ओके ना, प्रोन्नति व अवनति भी इसमें शामिल होती है। चलो बताइए आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? प्रोन्नति यानी कि विकास, अवनति यानी कि हिरास्त्री दोस्तों। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद देखते हैं, इसको साफ करके बताते हैं आपके लिए। देखो जब ये परागकण यहां पहुंच जाते हैं, ये तो होती है बच्चों हमारी वर्तिकाग्र, क्या होती है? वर्तिकाग्र होती है। ये होती है हमारी वर्तिका और ये होता है हमारा अंडाशय। ओके बच्चों, ये क्या है? हमारा बीजांड है। क्या है? बीजांड है, ठीक है ना। और इसके अंदर दोस्तों क्या है हमारा, ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश दोस्तों, ठीक है ना, भ्रूण कोश। चलो ये लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा स्त्री केसर होता है जिसको हम पूरा मिलाकर बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड मिलाकर दोस्तों, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे बच्चों? स्त्री केसर। मैं इधर लिख देता हूं स्त्री केसर, ये लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, स्त्री केसर पराग कणों को पहचानेगा दोस्तों, ठीक है ना, पहचान लेता है तो उनको दोस्तों बोलते हैं सुयोग्य क्या परागकण। पहचान करके दोस्तों सुयोग्य यानी कि एक ही जाति के परागकण, जो जाति की हमारी वर्तिकाग्र होती है दोस्तों उसी जाति के, ठीक है ना, पहचान कर परागकणों को यानी कि सुयोग्य परागकण, सुयोग्य परागकणों की पहचान करता है, ठीक है।
पहचान कर लेगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अयोग्य दोस्तों यानी कि दूसरी जाति के परागकण, ओके, दूसरी जाति के परागकण, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हमारी स्त्री केसर है दोस्तों, यह अपनी जाति के परागकणों की पहचान कर कर उनको सुयोग्य परागकण कहते हैं, या फिर अयोग्य है जो दूसरी जाति के परागकण आ जाते हैं जहां जहां पर उसको पहचान करने का कार्य कर लेता है आसानी से दोस्तों। यानी कि स्त्री केसर में ये क्षमता होती है किस चीज की? कि सुयोग्य और अयोग्य परागकणों को पहचानने की दोस्तों। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको यहां तक? भाई इस चीज की पहचान कर ली कि सुयोग्य क्या होता है और अयोग्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। जब देखिए दोस्तों कि जब स्त्री केसर परागकणों की पहचान कर लेता है, कौन से? सुयोग्य परागकणों की, तो क्या होगा दोस्तों, जो ये हमारा परागकण है यह जनन छिद्र से, ठीक है ना, जो जनन छिद्र होती है इसकी कायिक कोशिका में दोस्तों, वह इससे बाहर आकर पराग नलिका का निर्माण करती है। ये क्या है बच्चों? हमारी पराग नलिका का निर्माण करती है। देखिए जैसा कि हमको इसमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये परागकण है, यहाँ पर अंकुरित हुआ दोस्तों। ये अंकुरित होने के पश्चात जो ये पराग नलिका है दोस्तों, ये वर्तिकाग्र तक पहुंची, फिर अंडाशय तक पहुंची, फिर दोस्तों देखिए ये बीजांड है इसका, ठीक है ना। ये क्या हिस्सा? हमारा बीजांड का हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए बच्चों ये वाला सिरा तो दोस्तों हमारा निभागी सिरा है। कौन सा है? निभागी। और दोस्तों जो ये वाला सिरा है ये हमारा बीजांड द्वार है। कौन सा है? बीजांड द्वार है, जिसको हम बोलते हैं अंड द्वार। ओके, ठीक है ना बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चलो जैसे जैसे दोस्तों ये हमारी पराग नलिका आगे बढ़ती है तो देखिए ये बीजांड द्वार है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो पराग नलिका है हमारी बीजांड द्वार के द्वारा क्या करती है? प्रवेश कर जाती है बच्चों। क्या कर जाती है दोस्तों? प्रवेश कर जाती है। तो देखिए ये बीजांड के द्वार से प्रवेश करती है। तो जैसे ही ये प्रवेश करती है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे परागकण होते हैं यह कभी द्विकोशिकीय यानी कि 2 कोशिकीय बच्चों, 2n कोशिकीय, और कभी कभी 3n कोशिकीय होता है। अब आप पूछेंगे सर कि 2n कब होता है और 3n कब होता है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 60% में तो दोस्तों 2n होता है और बाकी की 40% में दोस्तों हमारा 3n होता है। अगर आपने दोस्तों पहले से चैप्टर अच्छा तरीका से पढ़ा है तो आपको बताया था मैंने 3n या 2n का मतलब होता है दोस्तों हमारी कायिक कोशिका व जनन कोशिका। ओके, ठीक है ना। ये तो हो जाते हैं हमारे 60% में दोस्तों, और 40% में दोस्तों मैंने आपको बताया था कायिक सेल व 2 जनन कोशिका। ओके, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो जाता है? समसूत्रण विभाजन हो जाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको कि भाई जो 60% होते हैं उसमें कायिक व जनन कोशिका होती हैं, इसमें क्या नहीं होता है? हमारा जनन कोशिका जो होती है वह 2n यानी कि दोस्तों इसमें समसूत्रण विभाजन नहीं हो पाता है, परंतु कभी कभी दोस्तों क्या होता है कायिक कोशिका के साथ 2 जनन कोशिका बन जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि इसमें विभाजन हो जाता है। ओके, ठीक है। और देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया था ये अंकुरित होता है, इसमें दोस्तों आगे की तरफ तो दोस्तों क्या होते हैं? हमारे कायिक कोशिका होती है। ओके, जो ये आगे की तरफ दिखाई दे रही है ये हमारी कायिक सेल है। ओके बच्चों, और जो आपको ये पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये दोस्तों हमारे हैं
क्या, जनन सेल यानी कि युग्मक, ठीक है ना, 2n युग्मक यानी दो अचल युग्मक बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, दो युग्मक बन जाते हैं। ओके, चलो आगे बताता हूं मैं आपको क्यों बनी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लिख ही देता हूं बच्चों, समसूत्रण विभाजन द्वारा, समसूत्रण, ओके बच्चों, समसूत्रण विभाजन हुआ जिसके कारण जनन कोशिका दो अचल दो कैसे में अचल युग्मक बना देती है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको? देखिए समसूत्रण अचल द्वारा दो युग्मक बन जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ पर आकर क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, बीजांड द्वार के द्वार भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। इसमें बता रहा हूं मैं, देखो आपको पराग, स्त्री केसर, अंडप पारस्परिक क्रियाओं में बच्चों यहाँ पहुंच जाते हैं। मैंने बताया था बीजांड द्वार पर दोस्तों तीन कोशिकाएं और निभागी कोशिकाओं पर भी दोस्तों निभागी, जो निभागी सिरा है हमारा ऊपर का, इस पर भी तीन कोशिकाएं होती हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं दोस्तों, और ये क्या होती हैं, कार्य विहीन होती हैं, इनका कोई कार्य नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों ये वाली जो कोशिकाएं हैं हमारी, जो ऊपर की तरफ निभागी सिरा है, ये नष्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं बच्चों, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो बीजांड सिरे की तरफ ये तीन कोशिकाएं हैं, जिसके मध्य में देखो ये तो दो द्विकेंद्र की दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि 2n केंद्र की का है हमारा केंद्रक है, ठीक है ना, जिसके ऊपर कोशिका बनती है। परंतु ये जो कोशिका दिख रही है आपकी तीन, इसके अगल बगल में दोस्तों दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, और इसके जो बीच में है उसे अंड कोशिका कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम, अंड कोशिका। ये मैंने आपको क्लियर तरीका से दोस्तों अलग तरीका से पहले ही करा चुका हूं, आप उनको वीडियो को जाकर देखो तो सही बच्चों एक बार, कि हमने किस प्रकार से इसको खोलकर बताया था दोस्तों आपके लिए। चलो ये कंप्लीट हुआ ना बच्चों आपको यहां तक। इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे कि क्या होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया बच्चों कि ये क्या करती है, आगे की क्रियाएं संपन्न करा देती है दोस्तों। और दोस्तों यदि हमारा अयोग्य होता है, ठीक है ना, जब उसने योग्य को पहचान लिया तो ये क्रिया यहां तक पहुंचाने का कार्य कर देती है। परंतु अयोग्य होता है तो बच्चों क्या होता है, जो ये स्त्री केसर होता है ना, इस पराग कणों को क्या नहीं करने देती है, अंकुरित नहीं होने देती है, जिसके कारण क्या होता है, ये परागकण इसी स्थान पर नष्ट हो जाते हैं। बताओ कंप्लीट ना, कोई परेशानी, अयोग्य है यानी दूसरी जाति का परागकण यहाँ पर पहुंच जाता है तो हमारा जो स्त्री केसर होता है उसे अस्वीकार कर देता है बच्चों, ठीक है ना। चलो अब एक और आगे देखते हैं दोस्तों बात हम, कि जो हमारा स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना, स्त्री केसर के द्वारा पराग कणों को, ठीक है ना, पराग कणों की पहचान करने की क्षमता दोस्तों किस पर होती है, पहचान करने की क्षमता इसकी स्वीकृति तथा अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है बच्चों, ठीक है ना। क्या होती है कि पराग कणों की पहचान स्त्री केसर के द्वारा दोस्तों, इसकी स्वीकृति तथा अस्वीकृति के द्वारा दोस्तों, अस्वीकृति के द्वारा क्या होती है, अनुपालित होती है दोस्तों, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो स्त्री केसर और परागकण होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इससे क्या होता है कि स्त्री केसर व परागकण के मध्य बच्चों, ठीक है ना, के मध्य क्या होता है, सतत व अंत प्रक्रिया का ये परिणाम होता है। ओके बच्चों, स्त्री केसर व पराग कणों के मध्य सतत व अंत प्रक्रिया का परिणाम होता है, जिससे क्या होता दोस्तों, जिससे इसकी मध्यस्थता, यानी दोस्तों जिससे परागकण की मध्यस्थता, ठीक है ना दोस्तों,
मध्यस्थता हम कह सकते हैं दोस्तों, जिससे मध्यस्थता यानी कि स्त्री केसर और पराग कणों की दोस्तों, ठीक है ना, स्त्री केसर जो हमने बताया और पराग कणों की जो रासायनिक घटक होते हैं दोस्तों, उनके संगत दोस्तों यानी कि संगतता हम बोलते हैं ना दोस्तों, संगतता और असंगतता, ठीक है ना, क्रियाओं के द्वारा ही होती है। बताइए कोई प्रॉब्लम जिसकी मध्यस्थता दोस्तों स्त्री केसर, ठीक है ना, और पराग कणों की जो रासायनिक घटक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं हमारे रासायनिक, इनके क्या होंगे बच्चों, रासायनिक घटक होते हैं। ओके, क्या होंगे, रासायनिक घटक होते हैं, जिससे क्या होगा, इनकी संगतता तथा असंगतता का क्या होते हैं, क्रिया के द्वारा होते हैं। यदि दोस्तों ये क्रिया हमारी कैसी होती है, संगतता होती है यानी संगतता होती है, तो दोस्तों जो ये क्रिया हुई है जो मैंने आपको बताई है दोस्तों, तो ये सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, अर्थात दोस्तों इसी स्त्री केसर के द्वारा परागकण को स्वीकार करके उसे खनिज व जल प्रदान कर देते हैं दोस्तों। कौन, वर्तिका उसको पोषक प्रदान करेगी, जल प्रदान करेगी, जिससे क्या होगा, वह अपने आगे की क्रिया संपन्न कर लेता है और इस प्रकार की क्रिया संपन्न हो जाती है। यदि दोस्तों यह प्रक्रिया दोस्तों हमारी कैसी रहती है, असंगतता रहती है, यानी कि दूसरी जाति का दोस्तों परागकण पहुंचता है, तो स्त्री केसर क्या करता है, उसे खनिज पदार्थ या पोषक तत्व या जल उपलब्ध नहीं कराता है, जिससे कुछ समय पश्चात वह नष्ट हो जाता है। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ना, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज होती है जिसके द्वारा असंगतता, ठीक है ना बच्चों, असंगतता पराग कण, ओके बच्चों, यानी कि दूसरी जाति के, ओके बच्चों, दूसरी जाति के परागकण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर दूसरी जाति का परागकण आ जाता है, तो दोस्तों इसको उचित प्रकार के रसायन प्राप्त करते हैं दोस्तों। क्या करा देते हैं हम दोस्तों, रसायन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है ना, यानी पोषक तत्व हम इसको उपलब्ध करा देंगे, तो क्या होगा, एक नई संकर प्रजाति का निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब दूसरी जाति का यहाँ पर क्या आएगा, परागकण आएगा, तो क्या होगा, एक इसको रसायन उपलब्ध, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको उचित मात्रा में रसायन उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि यह कैसा है, हमारा असंगतता है। तो जब इसको उपलब्ध करा देते हैं तो एक नई जाति का संकर प्रजाति यानी नई जाति प्राप्त हो जाती है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं हम दोस्तों इधर, कि मान लीजिए बच्चों हमने एक कांच की स्लाइड पर, ठीक है ना, जैसे देखिए बच्चों ये क्या है, हमारी कांच की स्लाइड है। ओके, इस पर क्या करते हैं दोस्तों, हम 10% शर्करा डालते हैं, शर्करा 10 बूंदे दोस्तों, ठीक है ना, 10 बूंदे शर्करा डालते हैं। जब हमने इसके ऊपर शर्करा डाल दी, और आपको पता होता है दोस्तों शर्करा डाल दी हमने किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, ये लीजिए स्लाइड है हमारी बच्चों, ठीक है ना। एक प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए हम दोस्तों, ये प्रयोग ही है दोस्तों एक तरह से, कि स्लाइड पर दोस्तों हमने क्या डाल दी, बूंदे डाल दी, किसकी, शर्करा की। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस पर हम मटर के, सदाबहार के, बालसम के दोस्तों क्या कर सकते हैं, परागकण इस पर डाल देते हैं, ठीक है ना। किस किस के दोस्तों, मटर, बालसम और किसके, सदाबहार के, ठीक है ना। और भी हम किसी चीज के इस पर परागकण डाल देते हैं, और फिर दोस्तों आपको पता होता है एक स्लाइड होती है पतली सी कांच की, उसको इस प्रकार से गोल गोल होता है, इसके ऊपर रख देंगे तो इस पर क्या होगा दोस्तों, अब इसको हम सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देखेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 15 से
30 मिनट के अंदर बच्चों, 15 से 30 मिनट के अंदर जो ये परागकण होते हैं बच्चों, इसमें से क्या होती है, पराग नली का निकलना प्रारंभ कर देती है। ओके बच्चों, क्या कर देगी, 15 से 30 मिनट के अंदर इन परागकणों से पराग नली का निकलना प्रारंभ कर देती है। अर्थात दोस्तों वह बीजांड के भ्रूण कोश में पहुंच जाती है और क्या होगा दोस्तों, वहां पर यह अपना संपूर्ण विकास कंप्लीट करेगी। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों हम इच्छित परागकणों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, परागित कर सकते हैं हमारे पुष्प को। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कृत्रिम संकरण दोस्तों, ठीक है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसके नोट्स दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वास्तव में दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों वह भी इसी प्रकार से अपनी तैयारी कर सकता है दोस्तों। धन्यवाद।